नमस्कार दोस्तों, कैसे हम एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बने। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और कुछ बातें इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं और फिर चाहते हैं कि एक हम अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बने। तो कैसे हम एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, क्या करना चाहिए कि हम एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बने, क्या नहीं करना चाहिए कि उसके कारण हमारी छवि खराब ना हो। तो आज मैं ये सब के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, स्माइल होना, एक अच्छी सी मुस्कान होना एक डॉक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक डॉक्टर को हमेशा मुस्कुराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो बेचारा पहले से ही इतना तकलीफ में रहता है, इतना पेन में रहता है, या फीवर, कोई भी पेन, हमेशा एक पेशेंट आपके पास आएगा तो कुछ ऐसे बात करने तो आएगा नहीं, वो हमेशा तकलीफ में आएगा। अगर आप तकलीफ में उसे बिल्कुल गुस्सा के ऐसे बात करने लगेंगे तो वो और तकलीफ में हो जाएगा। तो हमेशा हंसते रहना चाहिए अच्छे से, और बात करना चाहिए एक पेशेंट से हंस के। तो स्माइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक डॉक्टर का के लिए, वो चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे आप खुद सिंपल घर पे एक पेशेंट को ऐसे ही देख रहे हैं, तो आपको स्माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक पेशेंट के सामने हैं तो आधी बीमारी तो स्माइल करने से ही ठीक हो जाती है, हंसने से ही ठीक हो जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, मतलब मेरी बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है। चाहे उसकी बीमारी कितनी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कैसी भी बीमारी हो, आप स्माइल करिए तो 50% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वेल बिहेव। तो आपको बहुत ही अच्छे से बिहेव करना है। कोई भी अगर पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल ए पेशेंट आया, तो आपको बोलना है कि कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या प्रॉब्लम है, इस टाइप से अच्छे से बात करनी है आपको। वेल बिहेव, अच्छे से, बिल्कुल बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपको एक पेशेंट से बात करेंगे और हंसते हुए बात करेंगे तो पेशेंट अपने आप कुछ वैसे भी ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल वेल बिहेव तरीके से बात करना है। किसी भी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज कभी भी डॉक्टर को यूज़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की गाली गलौज, ए रे बे ते वगैरह कभी भी किसी भी डॉक्टर को, आप डॉक्टर हो या ना हो, कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए एक डॉक्टर को, और ए रे बे ते बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इसका, एब्यूजिव लैंग्वेज का। और वेल बिहेव, बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, चाहे वो आप क्लिनिक के अंदर हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप बाहर हो, तो आप अच्छे से बिहेव करें। ये नहीं कि आप क्लिनिक के अंदर ही हैं तभी आप अच्छे से बिहेव करें, बाहर गए तो आपने फिर चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वेल बिहेव अपने नेचर में ही ढाल लें, अच्छे से बिहेव करना। कोई भी छोटा सा बच्चा भी हो तो उसे आप करके बात करें, बड़ा आदमी हो तो उससे आप करके बात करें। तो वेल बिहेव करना चाहिए। वो बच्चा कभी बड़ा होगा, आप इसी क्लिनिक में हैं, तो फिर वो बड़ा होगा तो वो बोलेगा यार मेरे से तो अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तो कोई भी हो, किसी भी एज का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, आपको अच्छे से वेल बिहेव तरीके से बात करना चाहिए। और बिल्कुल भी एब्यूजिव लैंग्वेज, मतलब गाली गलौज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ए रे बे ते वगैरह भी यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी पेशेंट के साथ में बात करते समय। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं या एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप वेल बिहेव तरीके से बात करें, हंसते हुए बात करें, और उसके बाद एब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ ना करें। तो ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस। मतलब आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत धैर्यता के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी कोई पेशेंट आए तो पेशेंस आपको तुरंत, वहाँ से पेशेंट आ रहा है तो वहीं से पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बैठेगा पेशेंट, और बैठने के बाद आपको पेशेंस से उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण पूछने हैं, वो कैसे भी बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल का पेन का, दर्द का पेशेंट आता है, दर्द का पेशेंट आया, आपने पूछा किस प्रकार का दर्द है, तो बोले यार दर्द है यार, किस प्रकार का दर्द है क्या बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई प्रकारों का नहीं है। फिर उसके बाद आपने पूछा कि कब ज़्यादा दर्द होता है, कब कम होता है, तो उसने बोला कि हमेशा बहुत तेज़ दर्द होता है। जबकि उसको कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा दर्द होता है, कभी कम दर्द होता है। तो आपको पेशेंस से, बिल्कुल प्यार से, अच्छे से पूछना है कि अच्छा आप ये बताइए, अभी आ रहे थे तो आप बैठ के आए हैं कि चल के आए हैं कि फिर के आए हैं, कि बैठने में आपको ज़्यादा दर्द है कि चलने में
वहाँ से आते समय ज़्यादा दर्द है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिर पेशेंस के थ्रू करना है कि आप घर में बैठे रहते हैं तो आपको दर्द होता है क्या ज़्यादा, तो फिर वो थोड़ा सा खुलेगा और उसके बाद फिर वो बोलना चालू करेगा। तो आपको जब केस टेकिंग करनी है, जब पेशेंट से आपको सवाल और जवाब करने पड़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो शुरुआत से जैसे ही पेशेंट बैठता है तो उसके बाद आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ता है केस टेकिंग के दौरान भी, और उसके बाद जब सवाल और जवाब जो सिम्टम्स आप पूछते हैं उसके दौरान भी। फिर उसके बाद जब आपको दवाई देनी है तो पेशेंस से देखिए सिम्टम्स क्या सिम्टम्स हैं और सोचिए कि क्या दवाई देनी है, और पहले आपने किसी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को क्या दवाई दी थी। ये सब करके आप धीरे धीरे, जब आप शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है आपकी, तो एकदम से दिमाग में एक सेटअप आ जाता है, उसके बाद फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो शुरुआत में आपको पेशेंस से सिम्टम्स को अच्छे से, लक्षण को अच्छे से देखना है, उसको साइन को, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिख रहा है, क्या सिम्टम्स है, ये सबको अच्छे से देखना है। पेटेंट दवा जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लासिकल करनी है, सिंगल मेडिसिन करनी है, 2 मेडिसिन चलानी है, पेटेंट चलाने हैं, मदर टिंचर चलाने हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखिए, पेशेंट के हिसाब से देखिए और उसको फिर पेशेंस के थ्रू दवा दे दीजिए। अब इसमें भी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और दवा दे दीजिए, और दवा बनाने में भी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो दवा जब आप बनाएंगे तो पेशेंस से दवा बनाइए और उसके बाद दवा दीजिए, और फिर उसके बाद पेशेंट को जब भी आपको बुलाना है 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो आप उसको उस समय बुलाइए और उसके बाद पूछिए उससे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, पहले से कितना आराम हो गया है। अगर वो बोलता है कि बिल्कुल आराम नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, उसमें भी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप पूछिए कि क्यों आराम नहीं है, अच्छा बताइए कि कैसे आराम नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या। तो बिल्कुल अच्छे से स्माइल करते हुए उससे पूछिए, फिर उसके बाद फिर से सिम्टम्स लीजिए, फिर से दवा दीजिए, 1-2 बार दवा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट। तो आपको पेशेंस बहुत रखना ज़रूरी है। पेशेंस मतलब धैर्य डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी तरह की डॉक्टरी हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और खासकर होम्योपैथिक में तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केस टेकिंग लेते हैं, बाद में फॉलो वेल करते हैं, तो एक पॉइंट और होता है फॉलो वेल का, मतलब दोबारा जब पेशेंट आता है तो उसको अच्छे से पूछना है, और बिल्कुल आपको पूछना है। अगर पेशेंट नहीं भी आता है, मतलब वो पेशेंट नहीं आता है, वैसे भी जैसे हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं पाली में रहता हूँ, तो लगभग सभी को जानता हूँ कि उसके भैया, उसके चाचा, उसके मामा, इस टाइप का जानता हूँ। तो अगर कोई आता है, अगर वो पेशेंट पर्टिकुलर ए पेशेंट नहीं आया, उसका चाचा बी पेशेंट आ गया, तो मैंने उनसे ज़रूर पूछना है कि यार वो तुम्हारा भतीजा था तो वो कैसा है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये पता चल जाएगा फॉलो वेल में कि आपकी दवाइयाँ कितनी फ़ायदा कर रही हैं लोगों को, और कितने परसेंटेज आपको रिलीफ पेशेंट को मिल रहा है, फ़ायदा कितनी कर रही है। ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि दवाइयाँ फ़ायदा, आप जो मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पेशेंट ठीक होने के बाद नहीं आता, कभी कभी पेशेंट नहीं ठीक होता तब नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आसपास कौन रहता है। अगर कोई वो आसपास के भी पेशेंट आए तो उनसे आप पूछ सकते हो कि यार वो बंदा ठीक है कि नहीं है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा फॉलो वेल के बारे में। अगर वो पेशेंट आके बताता है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ या मैं ठीक हो गया हूँ, दूसरी कंप्लेन लेके आता है, तो आपको ज़रूर पूछना है उससे कि पहली कंप्लेन का क्या हुआ, आप ठीक हुए थे, नहीं हुए थे, कितने परसेंट ठीक हुए थे। कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ भी चला जाते हैं पेशेंट, तो आपको पूछना है कि कैसे गए, क्या कितने परसेंट। तो वो बताएगा कि थोड़ा दर्द हुआ, कम हुआ था, उसके बाद पूरा दर्द कम नहीं हुआ, फिर मैं एलोपैथिक में पेन किलर वगैरह ले लिया तो अभी कुछ आराम है। तो आपको फिर अच्छे से पेशेंट से स्माइल करते हुए अच्छे से बात करनी है और दवा फिर दे देनी है। भले ही वो आगे की दवा दें या पीछे की दवा दें, लेकिन आपको एक दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए कि आपने अगर 100 पेशेंट देखे तो कितने परसेंट पेशेंट आपके ठीक हो रहे हैं और कितने परसेंट पेशेंट आपके ठीक नहीं हो रहे हैं। और उस चीज़ को अगर आपके दिमाग में रहेगा तो दिमाग अपने आप काम करेगा कि यार कुछ और पढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ पुराना करना चाहिए, कैसा क्या करना है, अपने आप दिमाग काम करता है। तो आपको फॉलो वेल ज़रूर करना है, सोचना ज़रूर है कि पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, पूछना ज़रूर है कि पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं। और लास्ट में पॉइंट है प्राइस, मतलब जो आप पैसे लेते हैं पेशेंट से, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना लें शुरुआत में। खासकर जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस चालू करें तो आपके अगर पेशेंट थोड़े बढ़ गए हैं तो आप बिल्कुल भी एकदम से अपने रेट्स ना बढ़ा दें। उससे क्या होगा कि आपके पेशेंट कम हो जाएंगे। भले ही आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर रही हैं शुरुआत में, लेकिन आपने अगर अपने प्राइजेस जो हैं, अपनी
जो कंसल्टिंग फीस है और जो मेडिसिन की प्राइजेस हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट के अकॉर्डिंग आपने नहीं रखी है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेशेंट जो है इंडिया में वो प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जब आप मार्केट में कोई मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो आप भी खुद प्राइस सेंसिटिव होते हैं। आप अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग ज़रूर करते हैं और सस्ती सब्जी ज़रूर खरीदते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि इंडियन मार्केट में आपको प्राइस सेंसिटिव होना पड़ेगा और प्राइस को थोड़ा सा कम करके रखना पड़ेगा और कंसल्टिंग फीस थोड़ी सी कम करके रखें मार्केट के अकॉर्डिंग, या कंसल्टिंग फीस बराबर करके रखें। कभी भी बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग फीस ना रखें, जैसे और मेरे यहाँ जैसे 100 या 200 250 बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो थोड़ा सा, जैसे मेरे यहाँ आप अगर दिल्ली में है तो 500 से ज़्यादा ना रखें, 500 1000 से ज़्यादा ना रखें। तो वो एरिया के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव रहेंगे तो आपको पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे और थोड़े से आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। बाद में अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं आगे चल के, एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद आप कितना भी प्राइस रखिए पेशेंट आता है। लेकिन फिर भी मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को ये देखा है कि उन्होंने प्राइस जो है वो अपना जो कंसल्टिंग फीस रहती है वो अपनी बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करते। तो आपको भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो कंसल्टिंग फीस एकदम से बढ़ा दिए, फिर उसके बाद उनकी क्लिनिक एकदम से डिक्लाइन हो गई। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों ऐसे ही हम एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टूडेंट से एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। आप शुरुआत में अपनी क्लिनिक चालू करिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया वैसा करिए, और इसका एक पार्ट 2 वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, जब भी अपलोड हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो पार्ट 2 वाले वीडियो में कुछ और जानकारी, आपको कैसे एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर आप बने उसके बारे में जानकारी दूंगा। आज के जो वीडियो है वो आपके बिहेव के ऊपर था कि कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी। और अगर आप ये चीज़ों को अच्छे से निभाएंगे, अपने शरीर और अपने दिमाग में बिल्कुल जज्ब कर लेंगे, घोल लेंगे अपने अंदर, तो बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर आप बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन नीचे दिया गया है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। और बेल आइकन के पहले आपको सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, रेड कलर का यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। उसके बाद बेल आइकन आएगा तो उसको दबा दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस नॉलेजेबल, होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड, या आपको लाइव क्लिनिक में आना है तो नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आपने वीडियो देखा हो तो आप अपने ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कभी भी आप घर में भी किसी पेशेंट को अगर खुद भी देखते हैं तो यही सब करना चाहिए और ऐसे ही बिहेव करना चाहिए किसी भी पेशेंट के साथ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और